हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपका एचपी एफ&एस का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया होगा। और इसके 120 क्वेश्चन थे। ये हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और इसमें मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मींस 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो उसका 1 नंबर जो है वो आपका कट सकता है। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस कर लिया था कि इसके प्रोस्पेक्टिव आंसर क्या हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से कि क्या इसके प्रोस्पेक्टिव आंसर हो सकते हैं। और चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उसकी फैमिली को, आपको पता है कि रिटायरमेंट में भी टीए मिलता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या नहीं मिलेगा। देखिए, जब रिटायरमेंट होती है तो उसमें कंपोजिट ग्रांट भी मिलती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वीनियंस भी मिलता है और ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता। जब रिटायरमेंट हो गई है तो फिर ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ज्वाइनिंग टाइम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में ले रहा हूँ। अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी एलिजिबल फॉर पेंशन शुड हैव अ क्वालिफाइंग सर्विस। देखिए, जो पेंशन के लिए इन्होंने बताया रूल 49, तो उसमें क्लियरली बताया गया कि जो 10 ईयर की जो क्वालिफाइंग सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 39 है। रिटायरमेंट ग्रेजुटी इट इज़ एडमिशबल टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ़ ही रिटायर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। मीन्स मैंने ग्रेजुटी पे भी एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि देखिए, ग्रेजुटी अलग अलग होती है। एक रिटायरमेंट ग्रेजुटी है, एक डेथ ग्रेजुटी है, एक सर्विस ग्रेजुटी है। और रिटायरमेंट ग्रेजुटी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ये जो मिनिमम सर्विस है वो है 5 ईयर। 5 ईयर से कम है तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी नहीं मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि इफ़ एन एम्प्लॉय dies while in service having a qualifying service of 18 year then the amount of death gratuity shall be। देखिए, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अगर सर्विस में डेथ हो जाती है तो उनको मिलती है डेथ ग्रेजुटी। और डेथ ग्रेजुटी के लिए ये जो है एक टेबल मैंने दिया है कि लेस देन 1 ईयर है तो 2 टाइम ऑफ अमॉल्वमेंट मिलता है, लेस देन 5 ईयर है तो 6 टाइम ऑफ अमॉल्वमेंट, लेस देन 11 ईयर तो 12 टाइम अमॉल्वमेंट, लेस देन 20 है तो इसमें 20 टाइम ऑफ अमॉल्वमेंट मिलता है। और अगर 20 ईयर से ज़्यादा सर्विस है तो उसमें मिलता है जो भी हाफ ऑफ द अमॉल्वमेंट है उसकी एजिप को मिलती है। तो यहाँ क्योंकि 20 ईयर से कम है तो यहाँ पे मिलेगा 20 टाइम ऑफ द अमॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 41। एनहांस्ड फैमिली पेंशन इज पेबल टू हिज फैमिली ऑफ द डिजीज इम्प्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ अप टू कितने। तो इसमें देखिए, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो 10 साल तक जो एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलती है। ये भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर आप वहाँ पे जाके इसको एक बार फिर गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। नॉर्मली मिनिमम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द जीपीएफ रूल। देखो, जीपीएफ रूल के लिए 1960 जो जीपीएफ रूल है उसमें ये बताया गया है कि मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है ये, और जीपीएफ मैंडेटरी है। ऐसा इट्स नॉट ऑप्शनल कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए मर्जी है कटवाए ना कटवाए। मिनिमम 6% ऑफ द बेसिक पे जो उसका है वो उसको एज ए अमॉल्वमेंट सब्सक्रिप्शन कटवानी मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सब्सक्राइबर शैल हैव मंथली टू द जीपीएफ फंड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन। मीन्स देखिए, उसको हर महीने जो है वो कटवाना पड़ता है एक्सेप्ट सस्पेंशन। मैंने जीपीएफ पे एक बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको एक बार जरूर गो थ्रू करें क्योंकि आपके जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वहाँ पे भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न फॉर विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ रिक्वायर्ड। देखिए, जीपीएफ के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। उसमें मिनिमम 10 ईयर की सर्विस भी है, मिनिमम 15 ईयर की सर्विस भी है। लास्ट में उसमें बल्कि इन्होंने परसेंटेज बताई है, कई जगह 90% है, कई जगह 75% है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि 15% मिनिमम कि 50 साल जो है मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कब जरूरत पड़ती है जीपीएफ में। तो वो है जो रूल 15 है, FRA है रूल जीपीएफ का। उसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कि मिनिमम 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक टीवी, बीसीआर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर वगैरह खरीदना है तो मिनिमम उसकी 15 साल सर्विस जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
45। इसमें देखो DLIS डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम एक ये GPF सब्सक्राइबर के लिए है कि मान लीजिए उनकी कभी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो उस स्थिति में एक कंडीशन रहती है कि जो फैमिली मेम्बर है उनको इंश्योरेंस के रूप में GPF से एक DLIS का अमाउंट मिलता है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ ज़रूर आप एक बार गो थ्रू करें। और ये है मिनिमम, देखो DLIS का जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो है 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ LTC। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्पाउस, अनमैरिड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर या बच्चे, सिबलिंग, ये तो फैमिली का पार्ट होते हैं। बट जो मैरिड डॉटर हैं लिविंग विद देयर हस्बैंड, ये कहीं भी फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया अनमैरिड डॉटर, तो ये तो अनमैरिड डॉटर तो रहती हैं। फिर इन्होंने बताया कि विडो डॉटर भी हमेशा फैमिली मेम्बर की डेफिनेशन में आते हैं। मैरिड डॉटर, डाइवोर्स्ड, अगर देखिए डाइवोर्स है, अबंडेंट है, सेपरेटेड, लीगली सेपरेटेड हैं, तो वो भी फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं। सिर्फ जो मैरिड डॉटर लिविंग विद हस्बैंड है, मींस अच्छा परिवार उनका चलाओ, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की लाइबिलिटी नहीं है। इन स्थिति में ये क्वेश्चन बी जो है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में आ रहा हूँ, व्हेन नो एडवांस इज टेकन फॉर LTC, तो LTC पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ ज़रूर देखें। देखिए LTC लीव ट्रैवल कंसेशन ये मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, और मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में लास्ट के जो 4 हैं वहीं पे ही एक भारत दर्शन के नाम से एक स्कीम हिमाचल गवर्नमेंट में चली है, वहाँ पे LTC जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल सकती है। इसके अलावा होम टाउन भी रहता है, विद फैमिली और विदाउट फैमिली, उसमें ब्लॉक ईयर मैंने एक्सप्लेन की है। और इसमें अगर देखिए एडवांस लेता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, तब तो विद इन 1 मंथ जो है वो उसको जो है बिल वगैरह जो है या क्लेम जो है वो DDO के पास सबमिट करना पड़ता है, अगर उसने LTC का एडवांस लिया है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने एडवांस नहीं लिया है, तो विद इन 3 मंथ जो है वो इसके जो क्लेम है उसको सबमिट करना पड़ेगा DDO के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 48। इसमें इन्होंने बताया है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ एंटाइटल्ड टू सीक चेंज ऑफ होम टाउन। मीन्स देखिए जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एंट्री होती है एज ए रेगुलर सर्विस में, तो जो सर्विस बुक है उसमें उनका रेजिडेंस बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है होम टाउन का। और LTC में प्रोविज़न है कि सिर्फ एंटायर सर्विस में एक बार ही उस जो होम टाउन के एड्रेस को जो है वो चेंज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं 48, और 48 क्वेश्चन जो है उसमें बताया कि मिस्टर X ड्यू टू retire on superannuation on 31st December 2022 apply for commuter leave for 20 days with effect from 1st November 2022 and visited a holy place in Amritsar अवेलिंग LTC द LTC सैंक्शनिंग अथॉरिटी। देखिए जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की रिटायरमेंट है तो उसके पास जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनके पास एक पावर रहती है रिफ्यूज़ करने के लिए कि जो एग्जिजेंसी है, बाकी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ बाकी कोई यहाँ पे सॉलिड आंसर नहीं है, तो ये बी इज़ द राइट आंसर, हैज़ द पावर। क्वेश्चन नंबर 50, गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट एंटाइटल टू लीव सैलरी फाइल। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जब भी लीव पे जाते हैं तो वहाँ पे मिलती है उसको लीव सैलरी, और लीव सैलरी की एक बार डेफिनेशन जरूर देख लें, क्योंकि जब आपको मेन एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे भी लीव सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। तो लीव सैलरी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलती है, सिर्फ एक ही सिनेरियो है जहाँ पे लीव सैलरी नहीं मिलती है, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और HPL में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है तो वहाँ पे 50% ऑफ द लीव सैलरी मिलता है, कम्यूटर में पूरी उनको सैलरी मिलती है लीव सैलरी, और मैटरनिटी लीव में भी पूरी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 51। उसमें लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग काउंट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर FR 26। देखिए फंडामेंटल रूल 26 में बताया गया है कि इंक्रीमेंट कैसे लगेगी, उसमें कहा गया है कि इंक्रीमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो जनरली हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ लग जाती है, बट उसमें कंडीशंस हैं जिसको छोड़ के जो वो 1 साल बाद उसको
लग जाती है। तो क्या क्या कंडीशंस थे? ऑल लीव एक्सेप्ट ईयूएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। दूसरा, ऑफसेटिंग पीरियड इन हायर पोस्ट विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट इन द लोअर पोस्ट, पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस, पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। देखिए, पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ये भी काउंट होता है, पीरियड फॉर फॉरेन सर्विस ये भी काउंट होता है, ऑल लीव एक्सेप्ट ईएल ये भी हो जाता है, और ऑफसेटिंग पीरियड जो हायर पोस्ट में आदमी ऑफसेट कर रहा है वो भी काउंट हो जाता है सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि जब चारों ही होगी तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 अब ले रहा हूँ मैं 52 में इन्होंने बताया ड्यूटी की डेफिनेशन। देखिए, ड्यूटी की डेफिनेशन ये जो FR 9 है वहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, तो डेफिनेशन को एक बार जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि ड्यूटी, फी, ऑनरेरियम इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। और ड्यूटी की अगर डेफिनेशन मैं बोलूँ तो उसमें उन्होंने बताया ट्रेनिंग भी काउंट होती है, सर्विस एज प्रोबेशनर ये भी काउंट होती है, पीरियड स्पेंड इन फॉरेन सर्विस ये सारी की सारी ड्यूटी काउंट होती है, और इवन लीव है तब भी जो लीव पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गया है उसे भी ड्यूटी माना गया है। तो ऑल इसमें जो आएगी ऑल ऑफ अबव जो है वो ऑप्शन यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 53 का जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया पे। अब देखिए, पे मैंने बताया था ड्यूटी पे, सब्सटेंसिव पे, प्रिजम्पटिव पे, पर्सनल पे, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पे मीन्स द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाई अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज स्पेसिफाई इन रूल। तो यहाँ पे ये जो देखिए फंडामेंटल रूल का जो रूल 9 है वहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी हैं, और ये आता है FR 921A। हालांकि देखिए, आपको रूल ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है जब आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को करना है, बट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जहाँ तक हो सके कुछ रूल नंबर एटलीस्ट जो CCS लीव रूल 1972 है, या जो 1960 का GPF रूल है, या पेंशन रूल 1972 है, इस तरह एटलीस्ट आपको रूल नंबर जो है वो याद होने चाहिए, या कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट रूल है जैसे FR 1 में पे फिक्सेशन, वो थोड़ी आपको वहाँ पे एग्जाम में अगर लिखते हैं तो वो आपके लिए और स्कोरिंग हो सकते हैं। और अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 54, और 54 में इन्होंने पूछा है पर्सनल पे मीन्स एडिशनल पे ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू टू लॉस ऑफ ए सब्सटेंसिव पे। इसमें अब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में इसमें बताया गया कि अब सब्सटेंसिव पोस्ट अदरवाइज देन आ डिसिप्लिनरी मेजर। तो ये इसका राइट आंसर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसके लिए देखिए ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, ये तो आपको डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, और डेफिनेशन को ही यहाँ पे इन्होंने एलेबोरेट किया हुआ। और अब ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 55, एंड ऑर्डर ऑफ पेनल्टी विद होल्डिंग नेक्स्ट इंक्रीमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इम्प्लाइज मीन। देखिए, जब गवर्नमेंट एम्प्लाइज को पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी मैंने बता दिया था ये लगती है CCS CCA रूल 1965 के रूल 11 में, और यहाँ पे 9 टाइप की जो है वो पेनल्टीज़ हैं। कुछ मेजर पेनल्टी हैं, फर्स्ट 4 माइनर हैं, और जो नेक्स्ट वाली हैं 5 वो हैं मेजर पेनल्टी। और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लाइज की विदहोल्ड नेक्स्ट इंक्रीमेंट, देखिए जो विद हो इसमें मैंने डिफरेंस भी बताया था, विद होल्ड ऑफ 1 इंक्रीमेंट एंड विद होल्ड ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, वहाँ पे आ सकता है। जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की हम विदहोल्ड नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब ये है कि जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगी नहीं तो उसके बाद जब तक स्पेसिफिक पीरियड है वो सारी की सारी इंक्रीमेंट जो विदहोल्ड हो जाती हैं। तो मीन्स ऑल द इंक्रीमेंट फॉलोइंग ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी विदहोल्ड। ये मैंने उस वीडियो में बड़ा क्लियर किया है, उसको जरूर देखिए क्योंकि ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 56, और ये जो क्वेश्चन है 56, इसमें बताया कि अ टेन्योर पोस्ट इज एन। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो FR 9 है उन डेफिनेशन को जरूर एक बार आप रट लें, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन को वर्ड वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। अब टेन्योर पोस्ट क्या होती है? देखिए, टेन्योर पोस्ट क्या होती है कि पोस्ट वो परमानेंट होती है, पर वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पोस्टिंग होती है वो होती है पर्टिकुलर कुछ टेन्योर के लिए, बट पोस्ट जो है वो परमानेंट है। और अगला क्वेश्चन है लाइसेंस फ़ी। लाइसेंस फ़ी के लिए इसके लिए देखिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए लाइसेंस फ़ी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 में है व्हाट इज़ द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर ए सबमिशन ऑफ मेडिकल क्लेम। देखिए, ये जो रूल HPFR के
174 से 178 तक मैंने इस पे भी वीडियो बनाई ही, और बार बार जो मैंने एमसीक्यू डाले थे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे थे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेडिकल क्लेम आप कितने दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, डीडीओ कितने दिन के अंदर अंदर उसको ट्रेजरी में सबमिट करेगा, टाइम बार्ड हो जाते हैं तो उसको कैसे, कौन सी कंपिटेंट अथॉरिटी है जो सैंक्शन देगी, ये इंपॉर्टेंट है 174 से 178 तक। इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिए। तो देखिए, जब भी मेडिकल क्लेम की बात है तो विद इन 3 मंथ है, अगर टीए की बात है तो विद इन 1 ईयर है, और एलटीसी की है तो उसमें 3 मंथ है, टीटीए के लिए अलग है, और जो एक और इसके अगर टाइम बार्ड हो जाते हैं तो उसके लिए विद इन क्या प्रोसेस है, तो वो सारा एक बार आप इसको HPFR के जो रूल मैंने 174 बताया है वहाँ से इसको गो थ्रू कर लीजिए। री एप्रोप्रिएशन, और एक होती है एप्रोप्रिएशन और एक होती है री एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स जब किसी स्कीम के लिए गवर्नमेंट प्राइस किसी स्कीम के लिए जो वो गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेशन की जाती है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, और री एप्रोप्रिएशन होता है उसको चेंज करने के लिए। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे 60, इफ एन अमाउंट प्रोवाइडेड इन द सैंक्शन बजट इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट। देखिए, जब गवर्नमेंट के एक्सचेकर से डिपार्टमेंट को पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, मैंने ये पहले बता दिया है। बट अगर वो पैसा ख़त्म हो जाता है तो एडिशनलिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए देखिए बोट ऑन अकाउंट, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ये तब होता है कि मान लीजिए बजट सेशन नहीं होता किन्हीं कारणों से, तो अब जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो तो चलाने पड़ेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि स्पेशल अप्रूवल लेता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो और ये जल्दी 3-4 महीने के लिए ही हो पाता है। तो बोट ऑन अकाउंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन सब जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उस पर आ सकता है। तो यहाँ बोट ऑन अकाउंट तो नहीं होगा। और एप्रोप्रिएशन तो मीन्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं फाइनल में, ये जो हमारा इजी डिपार्टमेंट है वो जो है वो बजट में सेशन चलता है तो वहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और डिमांड फॉर ग्रांट भी ये बजट का पार्ट है। तो यहाँ पे होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट, जब एक बार एलोकेशन होगी उसके बाद अगर एडिशनलिटी चाहिए तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब जो क्वेश्चन है 61, इसमें बताया व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल ऑन ट्रांसफ़र एट द सेम प्लेस। अगर एक सेम प्लेस पे है तो ये रूल नंबर 11 है, उसमें बताया कि कि 1 डे ही जो है वो ज्वाइनिंग टाइम इस स्थिति में गवर्नमेंट प्राइस को मिलेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ, ज्वाइनिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम से भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो जरूर वहाँ पे आएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 62, इस पे पूछा है कि विच वन इज़ द करेक्ट। देखिए, ये 6 चीज़ें हैं जहाँ पे डिफरेंस जनरली पूछा जाता है। चार्ज एक्सपेंस, पोर्टेड एक्सपेंस, और कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, और प्लान्ड एक्सपेंस एंड नॉन प्लान एक्सपेंस, ये जो है इस पे डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ तो इसमें पूछा है कि चार्ज एक्सपेंस इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट। देखिए, चार्ज एक्सपेंस जो है, चार्ज एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस हैं जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है लेजिस्लेचर में। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर डज नॉट रिक्वायर सबमिशन ऑफ वोट बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 63, अ सैंक्शन टू एन एडवांस और अ नॉन रिफंडेबल विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड शैल अनलेस इट इज स्पेशली रिन्यूड लैब्स। इसके लिए कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि देखिए, जो जब आप GPF के लिए अप्लाई करते हैं रूल 15 के तहत, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपका DDO है वहाँ से सैंक्शन निकलती है, और जो सैंक्शन निकलती है उसकी जो वैलिडिटी है वो है 3 मंथ, और उसका अगर 3 मंथ के बाद जो है उसकी सैंक्शन जो है वो लैप्स हो जाती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 64, और 64 में पूछा है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर। एक बहुत बड़ी वीडियो मैंने इस पर बनाई है, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आ सकते हैं, तो इसको जरूर गो थ्रू करें। और इसमें ये देखिए सारी की सारी इसमें क्या क्या इन्होंने पूछा है कि अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, बट आर नॉट द मीन्स क्या नहीं है, ये जो इसमें आंसर में दे रखा है सारी की सारी ड्यूटीज़ हैं, तो इसका मतलब नन ऑफ अबव विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 65, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। देखिए, नॉन
एक होते हैं रेकरिंग एक्सपेंचर और एक होते हैं नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मींस ऐसे एक्सपेंस हैं जो चलते रहते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंस में स्टेशनरी है, सैलरी है, ये सारे सारे जो हैं वो रेकरिंग एक्सपेंस हैं। नॉन रेकरिंग ऐसे एक्सपेंस हैं जो वन टाइम ही होते हैं। तो मींस द एक्सपेंचर सैंक्शन एज लमसम चार्ज, चार्ज बोलते हैं जो मींस एक्सपेंचर हैं, वेदर द मनी इज़ पेड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। तो जैसे मान लीजिए नॉन रेकरिंग हुआ कि किसी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दे रहे हैं, वो होता है नॉन रेकरिंग। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिए। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल स्टोर, ये जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी उसके ऑफिस में रिकॉर्ड है, उसकी स्टोर स्टॉक है, उसकी जो इंस्पेक्शन साल में एक बार जो है उसकी वेरिफिकेशन करे, अपने आप करे या जो कमेटी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड है उसके द्वारा उसकी वेरिफिकेशन